हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन विलयन। देखिए भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यह विलयन की डेफिनेशन है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यह विलयन की डेफिनेशन है। बट इस डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपसे कहा विलयन, ये हमारे चैप्टर का नाम है भाई सॉल्यूशन। और इस चैप्टर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है कंसंट्रेशन सांद्रता और उसका मापन, और तीसरा पार्ट में मैं लूंगा वाष्प दाब। इससे पहले मैं आपको हेनरी लॉ पढ़ाऊंगा, गैसों की द्रव में विलेयता में। वाष्प दाब में राउल्स का नियम पढ़ाऊंगा, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, धनात्मक ऋणात्मक विचलन, स्थिर क्वाथी मिश्रण। उसके अलावा अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ाऊंगा। 4 तरह के अणुसंख्या गुणधर्म हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके साथ अणुसंख्या गुणधर्म के साथ हम पढ़ेंगे मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, असामान्य मोलर द्रव्यमान, उसके आधार पर संगुणन और वियोजन, और उस एबनॉर्मल मोलर मास का असामान्य मोलर द्रव्यमान का अणुसंख्या गुणधर्म के साथ रिलेशन। ये चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो ज्यादा है। एक चीज आप दिमाग में फिक्स कर लें कि यहाँ से नीट और आईआईटी में फिक्स है 100% आपको 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक बात है। 2 क्वेश्चन में एक फिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और एक थ्योरेटिकल है। बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है वो भी रिलेटेड होता है राउल्स लॉ से। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वाष्प दाब और अणुसंख्या गुणधर्म, क्योंकि कंसंट्रेशन तो आप मोल कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बेसिकली वाष्प दाब और अणुसंख्या गुणधर्म पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक बात है। तीसरी चीज, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 3 मार्क्स का है। और 3 मार्क्स का है, उनमें से एक तो फिक्स है न्यूमेरिकल आएगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। अब तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो बनता आ रहा है अणुसंख्या गुणधर्म से, यहाँ से, और न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन से आता है, या फिर न्यूमेरिकल आ रहा है अणुसंख्या गुणधर्म से। ठीक बात है। डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता है वेपर प्रेशर वाले पार्ट में से। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा। चलिए, इसको पढ़ने से पहले मैंने आपसे कहा हम बात कर रहे हैं विलयन की। और देखिए, इस दुनिया में 3 तरह के विलयन है भाई। कितनी तरह के विलयन है? 3 तरह के विलयन हमारे पास है बेसिकली, जिनकी हम बात करते हैं। पहला विलयन होता है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। दूसरा जो हमारे पास विलयन है वो होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और तीसरे टाइप का जो विलयन है उसको मैं रखता हूं निलंबन, सस्पेंशन की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? निलंबन। तो देखिए, वास्तविक विलयन, आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम जो भी बातें पढ़ेंगे वो सारी किससे रिलेटेड होगी? वास्तविक विलयन से रिलेटेड होगी। कोलाइडी विलयन और निलंबन, इन दोनों की बात में करेंगे। हम जो बात करेंगे वो करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, पृष्ठीय रसायन। और सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको कोलाइडी और निलंबन डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए, अब पहले इनमें मेन जो बेसिक डिफरेंस है वो देख लो। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है वो तो यहां समझ लो। मैंने यह कहा, ऐसा कोई भी विलयन जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम हो, वो किस कैटेगरी में आता है? वास्तविक विलयन की कैटेगरी। और जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो, वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? कोलाइडी विलयन और निलंबनों की श्रेणी में आएंगे। एक बात। तो दूसरी बात देखो, ऐसे विलयन जो केवल और केवल क्या बनाते हैं भाई? सममांगी प्रकृति के होते हैं। अब ये सममांगी प्रकृति क्या? जब 2 पदार्थों को मिक्स किया जाए और उनको मिक्स करने के बाद हमें केवल एक ही प्रावस्था प्राप्त हो तो हम बोलेंगे मिश्रण सममांगी है। जैसे पानी में चीनी को डिजोल्व करो, घोलो, घोलने के बाद आपको वो जो मिश्रण मिलेगा उसमें आपको चीनी के पार्टिकल्स कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, केवल द्रव दिखाई देगा। मतलब वो एक सममांगी मिश्रण है। पानी में नमक मिला दो, केवल एक प्रावस्था दिखेगी, द्रव, पानी दिखाई देगा केवल। इसका मतलब वो सममांगी मिश्रण है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर पानी में कोई भी चीज, तेल मिला दो, तो 2 अलग अलग चीजें दिखाएगी। तेल पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। 2 प्रावस्थाएं हैं, 2 अलग अलग कंडीशंस आपको दिख रही है उसमें। इसका मतलब वो एक विषमांगी प्रावस्था है। यहां जब जाएंगे, पृष्ठीय रसायन पढ़ेंगे, यहां इन दोनों की बात करेंगे, तब हम कहेंगे इनमें विषमांगी प्रावस्थाएं होती है।
जबकि वास्तविक विलयन वे है जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और वो सममांगी प्रकृति दर्शाते हैं, उन्हें वास्तविक विलयन बोला जाता है। इस पूरे चैप्टर में जितने भी उदाहरण दूंगा वो सारे उदाहरण वास्तविक विलयनों के होंगे, या हम केवल और केवल वास्तविक विलयन की बात करेंगे। वास्तविक विलयन के लिए मैंने यहाँ 2 चीजें लिख दी, जिनके डाउट है वो एक चीज और लिख लें। ऐसे विलयन जिनमें कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 नैनोमीटर होता है, वो वास्तविक विलयनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक लाइन याद रखो, क्या रखनी है? 2 या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्लियर? चलो, अब मैंने कहा 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मतलब आपके पास मिनिमम 2 पदार्थ तो होंगे ही होंगे, और जब मिनिमम आपके पास 2 पदार्थ है तो उनमें से एक को आप बोलोगे विलेय और दूसरे को आप बोलोगे विलायक। मतलब विलेय प्लस विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। विलेय प्लस विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। विलेय किसी भी मिश्रण का या किसी भी विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, वो घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको विलेय बोलूंगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको विलायक बोलूंगा। कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसको क्या बोलूंगा? विलायक बोलूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी विलयन है उस विलयन के जितने भी गुणधर्म है या उसकी जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी उसके घटकों की प्रॉपर्टी पर निर्भर करेगी। किसी भी विलयन के गुणधर्म उसके घटकों के गुणधर्मों पर निर्भर करते हैं। क्लियर बात है? चलो, अब मैंने कहा घटकों पर निर्भर करते हैं, इसका मतलब विलयन के जो प्रकार होंगे या जो विलयन का वास्तविक विलयनों का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो भी किस पर निर्भर करेगा? विलेय और विलायक पर निर्भर करेगा। ठीक बात है? तो देखो, मैंने ऐसे कहा कि जो वास्तविक विलयनों का वर्गीकरण है, मतलब नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है विलयनों का वर्गीकरण। देखिए, और उससे पहले एक चीज देखिए, हमने कहा जो विलयन है उस विलयन के गुण इस पर निर्भर करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है इनका वो है सांद्रता। क्या है? सांद्रता। मैं ऐसे बोलूं, अगर विलेय जो है उसकी मात्रा बढ़ती है, किसी भी विलयन में क्या बढ़ा दे? विलेय की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो देखो, ये कम मात्रा में है, अब हम इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हम कहेंगे विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, विलयन की सांद्रता बढ़ेगी। मतलब आप इसको ऐसे समझें, 100 ml पानी था आपके पास, उसमें आपने 10 ग्राम चीनी मिलाई, तो 10 ग्राम चीनी क्या हो गई? विलेय। अब आपने चीनी की मात्रा बढ़ाई, 10 की जगह आपने 100 ग्राम चीनी मिला दी। 100 ml पानी में 100 ग्राम चीनी मिला दो तो उसके मिठास में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब विलयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आगे हम सांद्रता की बात करेंगे, मैं वहां डिटेल से सांद्रता को समझाऊंगा, पर आप यहाँ केवल इतना समझे कि मैंने विलेय की मात्रा को बढ़ाया तो विलयन की सांद्रता भी बढ़ी। अब अगर मैं ये कहता कि नहीं, मेरे पास 10 ग्राम चीनी थी, 100 ml पानी था, अब मैंने पानी को 100 की जगह 500 ml कर दिया, चीनी को 10 ही रखा, तो मैं ये कहूंगा मैंने किसको बढ़ाया? विलायक को। मतलब मैंने विलायक की मात्रा बढ़ाई, और जब विलायक की मात्रा बढ़ती है तो विलयन की सांद्रता में क्या आ जाती है? विलयन की सांद्रता में कमी आ जाती है। ठीक बात है? क्लियर है बात?
आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब चलो इसके बेस पे हम ये कहते हैं कि विलय और विलायक के आधार पर अगर मैं विलयनों का वर्गीकरण करूं, मतलब मैं वर्गीकरण दो तरह से कर सकता हूं, एक विलय के आधार पर और एक विलायक के आधार पर। इधर आओ, मैंने क्या कहा, वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण किस आधार पर कर रहा हूं, विलायक की प्रकृति के आधार पर कर रहा हूं। जैसा मेरे पास विलायक होगा वैसा ही मेरा विलयन मिलेगा। गैस विलायक है गैसीय विलयन, द्रव विलायक है द्रव विलयन, ठोस विलायक है ठोस विलयन। तो देखो मैंने यहाँ कहा, यहाँ लिखा विलय, यहाँ लिखा विलायक और यहाँ बनने वाला विलयन। मैंने विलय लिया गैस द्रव ठोस, तीनों तरह की प्रावस्था ले रहा हूं, गैस द्रव ठोस। लेकिन विलायक के रूप में केवल एक प्रावस्था ले रहा हूं, गैस गैस गैस। मतलब बनने वाला विलयन इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसलिए विलयन कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा। यहां देखो गैस द्रव ठोस, विलय को बदल रहा हूं पर विलायक को सेम रख रहा हूं, द्रव द्रव द्रव। इन स्थितियों में जब भी विलयन बनेगा तो वो किस प्रकृति का होगा, द्रव विलयन की प्रकृति का होगा। मतलब गैस और द्रव को मिलाऊंगा तो भी द्रव विलयन, द्रव और द्रव को मिलाऊंगा तो भी द्रव विलयन बनेगा। यहां गैस द्रव ठोस, विलायक क्या ले रहा हूं, ठोस, तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन होगा। देखिए जो उदाहरण आप यहां देखेंगे उन उदाहरण में एक बेसिक सी चीज रहेगी, वो है सभी उदाहरणों में एक शर्त का पालन होगा और वो शर्त होगी समांगी मिश्रण की। मतलब जब आप दो प्रावस्थाओं को मिला रहे हो, गैस और गैस को, गैस और द्रव और गैस को, ठोस और गैस को, दो प्रावस्थाओं को मिलाओगे तो उन प्रावस्थाओं को मिलाने के बाद जो मिश्रण मिलेगा वो मिश्रण कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। देखिए यहां मैंने लिखा गैस, अब मैंने इसका एग्जांपल लिया, ये इसका एग्जांपल ये रहा और इसका एग्जांपल ये रहा। एग्जांपल में देखो मैंने गैस और गैस को मिक्स किया, एक गैस ज्यादा मात्रा में होगी क्योंकि वो विलायक है, दूसरी गैस कम मात्रा में होगी क्योंकि वो विलय है। उदाहरण लिया N2+O2 का मिश्रण, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है जबकि ऑक्सीजन 21% है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन तो विलायक है और ये विलय है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग वायुमंडल में बहती हुई दिखाई दे? या जब हम श्वसन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है, लेकिन जब श्वसन की प्रक्रिया है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन भी तो फेफड़ों में जा रही है। मतलब हम उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसलिए उदाहरण लिया N2+O2 का मिश्रण, एयर। फिर हमने दूसरा उदाहरण लिया द्रव और गैस, एक प्रावस्था द्रव और दूसरी प्रावस्था गैस हो, पर गैस ज्यादा होनी चाहिए, द्रव कम होना चाहिए। तो उदाहरण क्या लिया हमने, कोहरा। ठोस और गैस, ठोस कम होना चाहिए, गैस ज्यादा होनी चाहिए। उदाहरण क्या लिया हमने, धुआं। धुएं में कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के कण होते हैं, और वो जो कार्बन के कण हैं वो बहुत सूक्ष्म कण हैं, वो वायु के साथ ऊपर की ओर उठते हैं क्योंकि वायु ज्यादा मात्रा में है। यहां विलायक क्या ले रहे हो, गैस, इसलिए धुआं किसका उदाहरण होगा, गैसीय। तो ये तीनों एक प्रकार से गैसीय विलयन के उदाहरण हैं। चाहे इनके विलय अलग अलग हैं पर विलायक सेम होने के कारण ये सब किस कैटेगरी में रखे गए, गैसीय विलयन की कैटेगरी में रखे गए। क्लियर बात है? चलिए आगे। गैस द्रव ठोस, तीन प्रावस्थाएं ली, पर तीनों केस में विलायक कौन सा है, द्रव। और द्रव 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 ले रहा हूं तो बनने वाला विलयन कैसा होगा, तीनों केस में जो विलयन बनेगा वो द्रव विलयन होगा। और उदाहरण में बात करें तो यहां मैंने उदाहरण लिखा गैस और द्रव। तो देखो गैस कम मात्रा में, द्रव ज्यादा मात्रा में। उदाहरण क्या हो गया, सोडा वाटर। सोडा वाटर में CO2 गैस होती है। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो, सब लोगों ने देखी है कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक जो है जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से थोड़ी सी आवाज आती है, मतलब उसमें गैस इतनी ही लिमिट में थी जितनी बाहर निकल गई, वो घुली हुई गैस है। कौन सी गैस है, घुली हुई गैस। उसने रासायनिक क्रिया नहीं करी पर वो उसमें घुली हुई है, हमें अलग से दिखाई नहीं देती है। जब हम उसको खोलेंगे गैस बाहर निकल जाएगी तो भी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आया। मतलब वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण था। तो गैस और द्रव को मिक्स किया, द्रव विलयन बनेगा। द्रव विलयन का इस कैटेगरी का उदाहरण क्या होगा, सोडा वाटर, क्योंकि सोडा वाटर में क्या घुली हुई है, CO2। फिर आओ, एक द्रव लेना है, दूसरा भी द्रव लेना है। द्रव और द्रव का मिश्रण,
जब द्रव द्रव का मिश्रण लूंगा, ये द्रव विलायक है इसलिए विलयन द्रव बनेगा। और उदाहरण की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जल में एल्कोहल का मिश्रण, या ऐसे बोल दूं जल में एल्कोहल का विलयन। एल्कोहल और जल को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हमें दो अलग अलग प्रावस्थाएं दिखाई नहीं देती है। आपके दिमाग में आता है चलो पानी में द्रव मिला, ऑयल मिला दो तेल, तो क्या अलग अलग दिखाई देंगे। तो जब पानी में तेल मिलाता हूं इसका मतलब वो एक प्रकार का कोलाइडी विलयन हो गया, क्योंकि उसमें विषमांगी प्रावस्था आ गई, तो अलग अलग अवस्थाएं दिख रही है। तेल अलग दिखाई दे रहा है, पानी अलग दिखाई दे रहा है। जब एल्कोहल में पानी मिलाऊंगा तो अलग अलग दिखाई नहीं देते। अच्छा, कुछ बच्चे हैं उनके दिमाग में यह भी आ सकता है कि सर हम पानी और दूध इन दोनों को भी तो मिला सकते हैं, क्योंकि ये भी द्रव है और ये भी द्रव है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दूध जो है वो एक प्रकार का कोलाइडी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि दूध जो है इसमें वसा पाई जाती है, फैट, और वसा के साथ इसमें द्रव होता है। वसा और द्रव दो मिलकर बने हुए हैं। जब मैं उस दूध को बहुत तेजी के साथ रोटेट करूंगा तो उसमें जो वसा होती है, सॉलिड पार्टिकल्स, वो ऊपर आ जाते हैं। मतलब दोनों प्रावस्थाओं को अलग किया जा सकता है, और अलग हो गई इसका मतलब वहां दो प्रावस्थाएं उपस्थित है, एक वहां ठोस उपस्थित है, एक वहां द्रव उपस्थित है। इसलिए दूध वास्तविक विलयन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, दूध को हमेशा कोलाइडी विलयन की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक बात है। तो आप यहाँ दूध को नहीं लेकर आए। उदाहरण क्या बताया मैंने, जल में क्या मिलाओ, एल्कोहल मिलाओ। ठीक है। फिर बात करो ठोस और द्रव। ठोस कम मात्रा में होगा, द्रव ज्यादा मात्रा में होगा। जब ठोस कम है और द्रव ज्यादा है, अभी हम बात कर रहे थे शुगर प्लस वाटर, पानी में चीनी मिला तो ये तो ठोस है और ये द्रव है। जब दोनों इसको घोलोगे तो घोलने के बाद आपको चीनी अलग से दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब इनका जो विलयन बन रहा है या ये जो मिश्रण बन रहा है, ये मिश्रण एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है। और सममांगी मिश्रण है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको किस विलयन की श्रेणी में रख सकता हूं, द्रव विलयन की श्रेणी में। आ जाओ अब यहां। अब मैंने बात करी ठोस ठोस ठोस, विलायक कैसा ले रहा हूं रे, ठोस, तो विलयन कैसा बनेगा, ठोस विलयन। मतलब अब आपको दो पदार्थों को मिक्स करने के बाद जो मिलेगा वो ठोस प्रावस्था में होगा। कैसे है देखिए, गैस और ठोस को मिलाओ तो देखो मैंने ऐसे कहा Na, नाम सुना है ना, निकेल, Na, या मैं लेता हूं Pt या लेता हूं Pd की सतह पर हाइड्रोजन गैस, क्या किया मैंने, Na, Pt, Pd तीनों मेटल है, धातु, और ठोस धातु में है। ये ठोस धातु है Na, इसकी सतह पर मैं कौन सी गैस डाल रहा हूं, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इस सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिशोषित। और अधिशोषित होगी तो अधिशोषण के पश्चात मुझे अलग अलग दिखाई नहीं देगी। मतलब हाइड्रोजन और Na अलग अलग दिखाई नहीं देगी, मुझे तो यही दिखेगा कि ये Na का टुकड़ा है। इसका मतलब इस गैस का इसकी सतह पर, इनमें से किसी की भी सतह पर अधिशोषण होना, क्या होना, अधिशोषण। वो अधिशोषण के पश्चात जो मुझे पदार्थ मिल रहा है वो एक प्रकार का ठोस विलयन होगा। किस श्रेणी का होगा, ठोस विलयन। याद करो 11th में एक रिएक्शन आती है, कहीं ना कहीं नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लेना। रिएक्शन क्या थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na चेंज इनटू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अनसेचुरेटेड कंपाउंड का सेचुरेटेड कंपाउंड में, असंतृप्त यौगिकों का संतृप्त यौगिकों में परिवर्तन हो रहा है। या सिंपल वे में बोलो तो एल्कीन एल्केन में बदल रही है। इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के काम आती है। इस पूरी अभिक्रिया का जो सबसे पहला पार्ट होता है, वो पहला पार्ट होता है Na उत्प्रेरक की सतह पर हाइड्रोजन गैस का आकर के जुड़ जाना। जब गैस इस पे जुड़ जाती है उसके बाद ये इससे अभिक्रिया करती है गैस, और वो सतह एज इट इज रह जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में Na उत्प्रेरक का काम करता है।
किसका काम करेगा? उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं परंतु अभिक्रिया का वेग बदल देते हैं, रेट में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये तो जैसा था हमें वैसा का वैसा मिल जाएगा, बस इसने क्या किया, ये NI है, इधर से गैस आई, इस पे जुड़ गई, इसने उस गैस को किसको दे दिया? एल्कीन को दे दिया। तो ये जो उदाहरण है NiPT/PD की सतह पर हाइड्रोजन गैस का जुड़ना या इसके जुड़ने के बाद जो विलयन बन रहा है वो किस कैटेगरी का है? ठोस। अब आओ द्रव और ठोस, एक तो लेना है द्रव, एक लेना है ठोस। इसमें जो भी उदाहरण आएगा उन उदाहरणों को मैं बोलूंगा अमलगम। क्या बोलूंगा? अमलगम। अमलगम क्या है? तो देखो हमने ये कहा एक ठोस धातु और एक द्रव धातु, एक ठोस धातु और एक द्रव धातु का जो मिश्रण है, पर वो मिश्रण कैसा होना चाहिए? सममांगी मिश्रण। एक ठोस धातु और एक द्रव धातु का सममांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? सममांगी मिश्रण अमलगम कहलाता है। एक ठोस धातु और एक द्रव धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम। अब मैंने कहा ठोस धातु, चलो मैंने ले लिया Zn। द्रव धातु Hg ले लूंगा, मरकरी एक द्रव धातु है, तो Zn और Hg, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ZnHg। ये जो मिक्सर है इसको बोलूंगा अमलगम और इसको नाम दूंगा जिंक अमलगम। क्योंकि जब भी अमलगम को नाम दोगे तो उसके आधार पर दोगे जो ठोस पार्टिकल्स है, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में है। और ठोस कौन है? जिंक। क्योंकि यहाँ हो ये रहा ठोस, ठोस यहाँ क्या बन रहा है? विलय। इसका मतलब ये अमलगम में उदाहरण क्या ले सकता हूँ? ZnHg, जिंक अमलगम ले सकता हूँ, या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ NaHg, सोडियम अमलगम। एक द्रव धातु और एक ठोस धातु का मिश्रण। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दूं तो मुझे अलग अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही आओ लास्ट कैटेगरी, ठोस और ठोस, विलय भी ठोस, विलायक भी ठोस। इस कैटेगरी में जितने भी उदाहरण आएंगे उन उदाहरणों में आप रखोगे मिश्र धातुओं को। किसको रखोगे? मिश्र धातु। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वे एक प्रकार का सममांगी मिश्रण है। याद करो मिश्र धातुओं के उदाहरण, आपने पढ़ा था पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, कॉन्स्टेंटाइन, गन मेटल, एल्यूमिनियम ब्रोंज, फास्फोरस ब्रोंज। ये सारे मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। D&F ब्लॉक में डिस्कस किया था हम लोगों ने। या हम ये कहें कि जब मैं किन्हीं भी दो धातुओं को मिक्स करूं और उनको मिक्स करने के बाद मुझे होमोजीनस मिक्सर, सममांगी मिश्रण प्राप्त हो, तो मैं बोल सकता हूं, सममांगी मिश्रण प्राप्त हो तो मैं बोल सकता हूं कि वो वास्तविक विलयनों की श्रेणी में रखी जा सकती है। और उनका विलयन कैसा होता है? ठोस विलयन। देखो आप सबने पढ़ा है पीतल, पढ़ाई करें, और पीतल में क्या होता है? पीतल में कॉपर और जिंक, Zn, कॉपर और Zn दो धातुएं होती है। जिनको याद नहीं रहता है उनको एक तरीका बता देता हूं। पीतल, इस पीतल को ऐसे याद रख लो पिताजी, क्या कर लो? पीतल, इसमें क्या होता है? तांबा, और दूसरा क्या होता है? जिंक। तांबा और जिंक, ठीक बात है। चलिए, तो मैं ये बोल सकता हूं जितनी भी मिश्र धातुएं, पीतल सबने देखा है, आपके घरों में है। पीतल में देखो क्या कभी आपको कॉपर अलग से दिखाई देता है और जिंक अलग से दिखाई देता है? क्या नहीं, केवल आपको एक पीले रंग का जो आपका जो भी बर्तन, पात्र जो भी है पीतल का, उसका कलर आपको येलो नजर आता है। लेकिन आपने देखा होगा बारिश के दिनों में वो उस पर हरे रंग की एक परत जमा हो जाती है। वो हरे रंग की परत ये दर्शाती है कि उसमें कहीं ना कहीं कॉपर उपस्थित है, और अंदर की तरफ से उसका काले से रंग का या खुरदरी सतह युक्त रहना यह दर्शाता है कि उसमें जिंक उपस्थित है। तो जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सब ठोस विलयनों का उदाहरण है। और मिश्र धातुओं में मैं यहाँ कुछ उदाहरण लिख देता हूं। पीतल, कांसा, एक लिख देते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये तो ये हमारा विलयनों का पहला वर्गीकरण था, जो किसके आधार पर किया आपने? विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलयन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, गैस विलयन, ठोस विलयन, सॉरी द्रव विलयन और ठोस विलयन। फिर उनमें भी मैंने सब कैटेगरी बनाई, तो उसके आधार पर टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिले? 9 कॉम्बिनेशन मिले। आपको ये सारे उदाहरण लर्न करने हैं और सारे उदाहरणों को
इन उदाहरणों के बेस पे आप अदर उदाहरण भी एक यूज में ले सकते हैं। चलो अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं बी, विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर करना है? विलय की मात्रा के आधार पर। देखिए हमने कहा विलय वो घटक है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और जब विलय कम मात्रा में उपस्थित है तो मैं उसके आधार पर भी वर्गीकरण कर सकता हूं, और इस आधार पर मैं 3 कैटेगरी बनाता हूं। एक मैंने लिखा तनु विलयन, तनु विलयन, इनको बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं इनको? असंतृप्त। दूसरा लिखा मैंने सांद्र विलयन, इनको बोलते हैं संतृप्त विलयन। और तीसरी कैटेगरी लिखी मैंने अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। बेसिकली ये 3 कैटेगरी आपके पास होती है। तनु विलयन, ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि चलो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी मिला दी, तो वो तनु विलयन है, क्योंकि वो आपको मीठा ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी में मैं और चीनी ऐड कर दूं तो क्या मिठास बढ़ेगा? मिठास बढ़ेगा मतलब सांद्रता बढ़ रही है, विलय की मात्रा बढ़ रही है। बोलो ऊपर बात करी थी क्या? विलय बढ़ता है तो सांद्रता बढ़ती है। तो तनु विलयन वे विलयन होंगे जिनमें विलय पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है, या हम और अधिक मात्रा में विलय पदार्थ मिला सकते हैं। वो कैटेगरी होती है तनु विलयन और असंतृप्त विलयन। फिर आओ सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। सांद्र विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलय अपनी अधिकतम मात्रा में उपस्थित है। अधिकतम का मतलब हम एक लिमिट तक चीनी को पानी में घोल सकते हैं, मानते हो? एक लिमिट के बाद चीनी पानी में घुलना बंद हो जाती है। जब वो चीनी पानी में घुलना बंद हो गई तो मैं बोलूंगा उसमें विलय अपनी अधिकतम सांद्रता में उपस्थित है, और ऐसे विलयन सांद्र विलयन या संतृप्त विलयन कहलाते हैं। लेकिन कई बार हमने ये देखा कि अगर हम उस सांद्र विलयन को गर्म कर दें तो हम उसमें और अधिक चीनी मिला सकते हैं। तो जब हम सांद्रता की स्थिति को प्राप्त कर लें और उसको प्राप्त करने के बाद और अधिक विलय पदार्थ मिला दें तो वो कंडीशन क्या हो जाती है? अति संतृप्त विलयनों को दर्शाती है। मतलब विलय कम मात्रा में है, विलय अपनी अधिकतम सांद्रता में है, अधिकतम सांद्रता में है विलय, और इस स्थिति के बाद अधिकतम सांद्रता के बाद अगर मैं और अधिक विलय पदार्थ मिलाऊं, और अधिक विलय मिलाऊं, तो बनने वाला विलयन कैसा हो जाएगा? अति संतृप्त विलयन की श्रेणी में रखा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो ये 3 तरह का वर्गीकरण आपको यहां करना है। तनु विलयन, असंतृप्त विलयन होंगे, सांद्र विलयन होंगे। अच्छा एक चीज हो, कोई भी संतृप्त विलयन है XYZ, सपोज करो ये, अगर किसी भी संतृप्त विलयन को एक नोट लगा देते हैं, नोट, संतृप्त या सांद्र विलयन को, सांद्र विलयन को गर्म करने पर वह तनु हो जाता है। सांद्र विलयन को गर्म करने पर वो कैसा हो जाता है? तनु हो जाता है। अभी बात करी मैंने चीनी का है, अधिकतम चीनी घोल दी, चाशनी बनाई है कभी, वो चाशनी सांद्र विलयन को गर्म करके ही बनाई जाती है। तो जब हमने कहा सांद्र विलयन को गर्म करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? तनु, असंतृप्त। मतलब अब हम उसमें और अधिक चीनी मिला सकते हैं गर्म करने पर। तो गर्म करके सांद्रता में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक बात है। चलिए अब सांद्रता की इतनी सारी बात कर ली, तो ठीक हम थोड़ी सी सांद्रता की बात कर ली, सांद्रता और उसके मापन की इकाइयों की बात करते हैं। चलिए देखो, मैंने बात करी सांद्रता, कंसंट्रेशन।
सांद्रता, सांद्रता क्या है? एक निश्चित आयतन में, क्या बोला मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के इकाई आयतन में, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, किसमें उपस्थित, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। वापस से सुने, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, जितनी विलय की मात्रा घुली हुई है, वो मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। 1 ग्राम 2 ग्राम, सपोज करो मैंने कहा आपके पास 100 ml विलयन है, 100 ml विलयन में 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 50 100 कितना भी ग्राम विलय घुला हो सकता है। वो जो मात्रा है वो मात्रा प्रदर्शित करता है विलयन की सांद्रता। तो परिभाषा क्या है सांद्रता की? किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, लेकिन कब? जब विलयन का आयतन निश्चित कर दिया जाए, पर यूनिट वॉल्यूम, एक इकाई आयतन में घुली हुई मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाती है। क्या बोला मैंने? किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अब ये जो सांद्रता है, इस सांद्रता को मापने के लिए 2 तरह की इकाइयां काम में लेते हैं। कितनी तरह की यूनिट्स काम में लेंगे? 2 तरह की यूनिट आपको काम में लेनी है। पहली जो यूनिट आप काम में लेते हो वो है भार मात्रक, और दूसरी यूनिट जो हम काम में लेते हैं वो है भार आयतन मात्रक, भार आयतन मात्रक। ठीक बात। ये जो भार मात्रक है, इनमें मैं आपको जो यूनिट्स पढ़ाऊंगा वो यूनिट होगी W/W%, W/V%, V/V%। मतलब ये तीनों यूनिट तो होगी प्रतिशत मात्रक या प्रतिशत इकाइयां। इसके बाद पढ़ाऊंगा ppm सांद्रता, ppb सांद्रता, फिर पढ़ाऊंगा मोल बिंद को मोल अंश भी बोल सकते हो, और जो मोल अंश है इसको मोल प्रभाज भी बोल सकते हो। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज सब एक ही चीज है भाई, कंफ्यूज नहीं होना कि कहां मोल बिंद आ गया, कहीं मोल प्रभाज मोल अंश आ गया तो क्या करें, सब एक है। और एक यूनिट और पढ़ोगे, वो पढ़ोगे मोललता। स्मॉल है, इस पर स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पर खतरे का निशान लगा देते हैं लाल, ये लो मोललता। क्यों? क्योंकि ये सांद्रता मापने की इस दुनिया की सबसे बेस्ट इकाई है। मोललता सांद्रता के मापन की सबसे बेस्ट इकाई है, क्योंकि मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। ठीक बात है। चलो अब आओ भार आयतन में। भार आयतन में 3 तरह की यूनिट्स जनरली काम में ली जाती है। जो काम में ली जाती है वो पहली यूनिट है मोलरता, कैपिटल एम से दर्शाऊंगा। ये मोलरता है और ये मोलरता है। एक काम में लूंगा नॉर्मलता, इसको कैपिटल एन से दर्शाऊंगा, और एक है फॉर्मलता। आपको ये और ये 2 यूनिट पढ़नी है, फॉर्मलता नहीं पढ़नी है, क्योंकि फॉर्मलता ग्राम सूत्रवारों की संख्या है और ग्राम सूत्रवार अणुवार से रिलेटेड है। वो मैं समझा दूंगा कैसे है, वो आगे हम बात करेंगे। पर आपको इन 2 यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है भाई, क्योंकि आपके मोल कॉन्सेप्ट में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जब आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स पढ़ते हैं तो वहां नॉर्मलिटी, तुल्यांक नियम जो है नॉर्मलिटी, N1V1 बराबर N2V2, ठीक है, या W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2, वो सारी चीज यहाँ से चलती है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है मोलरता, नॉर्मलता। ये यूनिट्स आपको पढ़नी है। टोटल इतनी यूनिटों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। उतारें इसको फटाफट से, फिर पहली यूनिट की बात करते हैं। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं पहली यूनिट की, W/W%। तो देखिए, पहले मैं आपको प्रतिशत यूनिट पढ़ा रहा हूं, और पहली प्रतिशत यूनिट है हमारी W/W%। W देखो, ये W जो है ये तो दर्शा रहा है विलय को,
और ये WI ये दर्शाएगा विलयन को। जितनी भी प्रतिशत यूनिट आएगी उनमें फिक्स रहेगा, ऊपर वाली यूनिट विलय को, नीचे वाली यूनिट विलयन को दर्शाएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा W/W प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? W/W प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक बात है, ये तो होगी डेफिनेशन। फिर यहां मैं बात करता हूं नंबर 2, मैंने लिखा W/V प्रतिशत, ये विलय को और ये विलयन को। V आ गया मतलब आयतन, तो मैं लिखूंगा 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा W/V प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। तीसरी यूनिट थी परसेंटेज में V/V प्रतिशत, ये विलय को दर्शाएगा और ये विलयन को। तो क्या बोलूंगा 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा V/V प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक बात है। तो तीनों की डेफिनेशन सेम सी है। हमने इसको 100 फिक्स किया और ये जितनी मात्रा है, चाहे ग्राम में है तो W आ जाएगा और ml में है तो इसके लिए V यूज मिलेगा। तो फॉर्मूला भी लगभग सबके लिए सेम होगा। जैसे मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं W/W% बराबर, तो यहां क्या लिखूंगा विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन में विलयन की मात्रा, और मात्रा कितनी मानी मैंने 100। अब मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा 5% W/W यूरिया विलयन है, यूरिया विलयन है। कितना प्रतिशत है? 5% W/W यूरिया विलयन है। तो 5% यूरिया विलयन है, इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब हो गया कि इस विलयन में 5 ग्राम यूरिया और 95 ग्राम विलायक, और विलायक जब नहीं दिया होता तो क्या मानना है? जल H2O उपस्थित है। 5% W/W का मतलब 5 ग्राम तो क्या उपस्थित है? यूरिया, और 95 ग्राम क्या उपस्थित है? उसमें विलायक उपस्थित है। क्लियर बात है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड। मैंने कहा 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम जल में घोलकर बनाए गए विलयन की W/W प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? ध्यान से समझे। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोला है आपने और विलयन बनाया है, तो बताओ W/W सांद्रता कितनी होगी? यह प्रश्न है। इस प्रश्न के आधार पर मैं यह फॉर्मूला काम में ले सकता हूं, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणा 100। तो देखो विलय की मात्रा कितनी है? 5 ग्राम अपॉन विलयन, विलय और विलायक को मिलाऊंगा तो विलयन बनेगा, क्योंकि यहां परिभाषा में लिख रहा है 100 ग्राम विलयन होना चाहिए।
और विलेय ये रहा और विलायक ये रहा, तो बटे में क्या करूंगा 5 + 95 और परसेंटेज निकाल रहा हूं तो 100 से गुणा करूंगा क्या। तो देखो 5/100 × 100 हो गया क्या, इसका मतलब कितना आया 100 से 100 कैंसिल 5%, मतलब 5 ग्राम यूरिया जिस विलियन में उपस्थित है उस विलियन का W/W परसेंट कितना आएगा 5%। मैंने उसको उल्टा करके यहां लिख दिया 5% W/W का मतलब क्या होगा, क्योंकि 5% W/W का मतलब होगा 5 ग्राम तो यूरिया है और 95 ग्राम विलायक उपस्थित है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, कर सकते हैं। अब देखो वही चीज यहां लगा सकते हो आप, यहां मैं क्या बोल सकता हूं 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा W/V कहलाती है। जब W/V है तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखो W/V परसेंटेज बराबर क्या लिखूंगा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और यह आयतन किस में आएगा 100 ml लिखा हुआ है तो ml में, इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब मैंने कहा 5% W/V, ठीक है 5% W/V एथेनॉल सॉरी ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज विलियन का अर्थ है, ग्लूकोज विलियन का अर्थ है, अब देखो 5% ले रहा हूं, इसका मतलब 5 ग्राम तो मेरे पास क्या उपस्थित है ग्लूकोज, और 95 ml मेरे पास क्या उपस्थित है जल H2। 5 ग्राम ग्लूकोज 95 ml, या इस 5 की जगह अगर मैं कर दूं 10% W/V, इसका मतलब मेरे पास विलेय कितना है 10 ग्राम और विलायक कितना है 90 ग्राम। ठीक बात है। अब आओ यहाँ 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा V/V सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है V/V सांद्रता। तो देखो V/V का अर्थ क्या हो गया, बराबर क्या लिखूं विलेय की ml में मात्रा अपॉन में विलियन का आयतन, और ये आयतन भी किसमें है ml में, और किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो सबका फॉर्मूला सेम है, बस यहां जो यूनिट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। किसी के दिमाग में आया सर जल तो द्रव होता है उसको आपने ग्राम में क्यों लिखा, तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है D बराबर m/V होता है। द्रव्यमान घनत्व जो है वो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन के, और जल का घनत्व 1 माना गया है। कितना माना गया 1, तो D का मान जल के लिए 1 होता है, और 1 है इसका मतलब m किसके बराबर हो गया V के बराबर, जो उसका द्रव्यमान है वो उसका आयतन लिखा जा सकता है। अगर जल की जगह अन्य विलायक काम में लेंगे तो फिर हमें डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पर इन सब प्रश्नों में आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो वो प्रश्न में आपको दिया जाता है। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे हमारी यूनिट है ppm सांद्रता। ppm सांद्रता इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 10⁶। वहां आप सांद्रता देख रहे थे 100 से, यहां अब सांद्रता किससे देखेंगे 10⁶ से। मतलब विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के कितने भाग में उपस्थित हो 10⁶ भाग में उपस्थित होती है, उसको ppm सांद्रता बोलते हैं। देखो क्या बोला मैंने, विलेय के भार भागों की, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित हो,
उसको क्या बोलते हैं, पीपीएम सांद्रता। ये जो पीपीएम सांद्रता है इसको W अपॉन डब्ल्यू, W अपॉन V और V अपॉन V इन तीनों यूनिट में दर्शाया जा सकता है। मतलब W अपॉन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, W अपॉन V भी आ सकता है, V अपॉन V भी आ सकता है। वहां आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां ये जो भी आएंगे इनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से। मतलब W अपॉन डब्ल्यू गुणा 10 की पावर 6, W अपॉन V गुणा 10 की पावर 6, V अपॉन V गुणा 10 की पावर 6। बात समझ में आ रही है? मतलब इस यूनिट में हम तीनों तरह की यूनिट्स को यूज में ले सकते हैं, तीनों चीजें यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां 100 था, परसेंटेज था, इसलिए 6 पार्ट्स पर मिलियन 10 की पावर 6। अच्छा, ये यूज में क्यों आ रही है, तो देखो अति सूक्ष्म जब विलेय पदार्थ अत्यंत कम मात्रा में होता है, अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित हो, तो पीपीएम और पीपीबी सांद्रता काम में ली जाती है। अभी हम केवल पीपीएम की बात कर रहे हैं, तो पीपीएम सांद्रता उपयोग में आती है। कैसे आती है समझो। अगर मैं बात करूं वायु प्रदूषकों की और मैं बात करूं जल प्रदूषकों की, उनकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीपीएम सांद्रता काम में ली जाती है। मैं ये कहूं कि वायुमंडल CO2 की वजह से प्रदूषित हो रहा है, ठीक बात है। अब संपूर्ण वायुमंडल में CO2 का परसेंटेज है 0.03%, संपूर्ण वायुमंडल में 0.03 है। अब मैंने आपसे कहा किसी पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का कोई एरिया लें और उस एरिया में CO2 की प्रेजेंस हमें काउंट करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक बात है। हाँ, पीपीएम सांद्रता बराबर। अब पीपीएम सांद्रता क्या है, तो मैंने लिखा विलेय के भार भागों की संख्या अपोन में विलयन का आयतन भी ले सकता हूं और विलयन का भार भी ले सकता हूं। मतलब विलयन में उपस्थित सभी घटकों के भार भागों की संख्या, और वो जो सभी घटकों के भार भागों की संख्या है उसको मैं विलयन का भार या विलयन के आयतन से रिप्रेजेंट करता हूं। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा भाई। ये इसका फॉर्मूला हो गया, विलेय के भार भागों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन। और आयतन नहीं लेता हूं तो उस आयतन की जगह क्या ले सकता हूं, भार ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैंने ये कहा पीपीएम सांद्रता को W अपॉन डब्ल्यू, V अपॉन V सभी यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास बेसिक सा, या सीधे सीधे ऐसे लिख दूं क्या, पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा गुणा 10 की पावर 6। बोलो, वो मात्रा ग्राम में हो सकती है, वो मात्रा ml में हो सकती है। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणा 10⁶, ठीक बात। लेकिन आप दोनों को ग्राम में लें तो जब चेंज करें तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक बात है। चलो, अब जैसे मैंने पीपीएम सांद्रता की बात करी वैसे ही मैं पीपीबी सांद्रता की बात कर सकता हूं। मतलब पांचवी जो यूनिट आपके पास थी वो पांचवी यूनिट क्या थी, पीपीबी सांद्रता। और पीपीबी सांद्रता जो है उसको मैं बोल सकता हूं पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और बिलियन का मतलब होता है 10⁹, 10 की पावर 9। तो मैं ऐसे कहूं विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁹ भाग में उपस्थित होती है 10⁹ में। तो यहां 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9। मतलब विलेय जब कम मात्रा और ज्यादा कम मात्रा में हो तो मैं इसको काम में ले सकता हूं। यहां 10 की पावर 6 था, सांद्रता में 100 था, पीपीएम में 10 की पावर 6 था, और यहां 10 की पावर क्या हो गया, 9। मतलब पीपीएम की जगह मैंने ले लिया पीपीबी सांद्रता। तो पीपीबी सांद्रता क्या हो गई,
10 टू की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 9, दोनों सेम चीजें हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक बात है। चल फिर हम बात करते हैं फिफ्थ, पांचवा नंबर, नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट जो आपकी सांद्रता है या नेक्स्ट जो यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, या इस मोल फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं मोल भिन्न। क्या लिखता हूं? मोल भिन्न, या इसको क्या बोल सकते हैं? मोल प्रभाज, या इसको क्या बोल सकते हैं? मोल अंश। सभी एक ही चीज है भाई। और ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल एक्स से। मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोल अंश सभी एक ही चीज है। सीधा सिंपल सा तरीका है, ऐसे समझिए। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित घटकों की, किसी विलयन में उपस्थित जो भी घटक है, जितने भी घटक हैं उनमें से मैं किसी पर्टिकुलर एक घटक की बात करता हूं। किसी भी विलयन में उपस्थित जो घटक है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, किसी भी विलयन में उपस्थित घटक के मोलों की संख्या व किसी भी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या व सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात विलयन का क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। क्या कहा मैंने आपसे? किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। मतलब इसको ऐसा समझिए, मान लो मैंने कहा किसी भी विलयन में मेरे पास घटक ए, घटक बी और घटक सी उपस्थित है। किसी भी विलयन में जो कंपोनेंट है उसके घटक क्या क्या है? ए, बी और सी घटक उपस्थित है। तो मैं कहूंगा इन जो घटकों के मोल है, मान लो इसके मोल है Na, इसके मोल है Nb और इसके मोल है Nc, तीनों के मोल लिख दिए। तो मैं बोलूंगा घटक ए का मोल भिन्न। क्या कहूंगा? घटक ए का मोल भिन्न, ये क्या होगा? Na अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। मतलब इस घटक का मोल भिन्न इस घटक के मोल तथा सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात के बराबर है। सही बात है। या मैं कहूं घटक बी का मोल भिन्न देखना है, तो क्या बोलूंगा? Nb अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। या मैं बात करूं घटक सी की, घटक सी का मोल भिन्न देखना है तो क्या लिखूंगा? Nc अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये घटक A का मोल भिन्न निकालूंगा किससे? A के मोल बटा कुल मोल। B का निकालना है तो B के मोल बटा कुल मोल, और C का निकालना है तो C के मोल बटा कुल मोल। ये जो रेशो है, ये रेशो क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। अब जो मोल भिन्न है वो मोल भिन्न किसी भी विलयन के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मतलब क्या है? देखो यहां समझो, एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग सदैव एक यूनिट इकाई होता है, यूनिट होता है। क्या कहा मैंने? एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग सदैव कितना होता है? एक आएगा। मतलब
मैंने यहाँ कहा घटक ए का मोल भिन्न Na अपॉन में Na Nb Nc है, सही बात है। अब मोल भिन्न को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, स्मॉल x से। तो घटक ए का मोल भिन्न किसका, घटक ए का मोल भिन्न x a हो गया क्या, b का x b हो गया और c का x c हो गया। मैंने यहाँ क्या कहा, एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है। मतलब XA प्लस XB प्लस XC ये ऑलवेज कितना आएगा, 1। या मान लो आपके पास केवल दो ही घटक हैं और दो ही घटक है तो XA प्लस XB हमेशा कितना आएगा, 1। तो जब आप विलयन में बात कर रहे हैं, किसी भी विलयन में अगर आपको मोल भिन्न निकालना है तो मोल भिन्न आप निकालेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूं, मोल भिन्न बराबर मोल अपॉन में कुल मोल। बोलो मोल भिन्न किसके बराबर हो गए, मोल अपॉन में कुल मोल के बराबर हो गए। जिस घटक का निकालना है उस घटक के मोल रख दो और नीचे कुल मोल रख दो, मोल भिन्न आ जाएगा। और मोल भिन्नों का योग, मोल भिन्नों का योग हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। दो घटक है तो भी 1 आएगा, 3 है तो भी 1 आना चाहिए मोल भिन्नों का योग। ये तो बात हुई विलयन की कि जब आप विलयन में निकालते हैं तो ये काम में लें। अगर आप वाष्प प्रावस्था में, किसमें निकालना है, वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न देखते हैं, मोल भिन्न ज्ञात करना हो, वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न ज्ञात करना हो आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाल्टन का आंशिक दाब का जो नियम था, आंशिक दाब का नियम वो यूज में लेना पड़ेगा। और वो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। उसमें आपने पढ़ा था कि किसी भी गैसीय मिश्रण में उपस्थित विभिन्न घटकों के आंशिक दाबों का योग उस मिश्रण के कुल दाब के बराबर होता है। P बराबर PA प्लस PB प्लस PC पढ़ा था। उसको अगर हम PV बराबर NRT में अप्लाई करते हैं, ये चूंकि 11th में पढ़ चुके हो आप लोग, इसलिए यहाँ नहीं बता नहीं रहा हूं, डायरेक्टली आपको ये चीज बता कि डाल्टन के आंशिक दाब का जो नियम था उसको अगर हम PV बराबर NRT के साथ यूज में लेते हैं तो वहां हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला बनता है PI बराबर P टोटल इंटू X। PI बराबर P टोटल इंटू X, ये फॉर्मूला बनता है। मतलब जब आप वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज में आएगा, PI बराबर P टोटल इंटू X काम में आएगा। और PI बराबर P टोटल इंटू X, इस फॉर्मूले में PI है जिस घटक का आप आंशिक दाब निकालना चाह रहे हो, मतलब घटक का, पर्टिकुलर घटक का आंशिक दाब। PI क्या है, किसी भी पर्टिकुलर जो भी कंपोनेंट ले रहे हो जिसका आपको आंशिक दाब निकालना है, उस घटक का आंशिक दाब जो आप ज्ञात करना चाहते हो। P टोटल कुल दाब, टोटल प्रेशर। आगे राउल्ट का नियम पढ़ोगे भाई, राउल्ट के नियम में ये बहुत काम आएगा फॉर्मूला। वहां पर आंशिक दाब, मोल भिन्न, वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न ज्ञात करने के जितने भी न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला बेसिकली राउल्ट के नियम में यूज में आएगा जब आप वाष्प प्रावस्था में मोल भिन्न ज्ञात करोगे। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। PI क्या है, घटक का वाष्प प्रावस्था में आंशिक दाब है। P टोटल विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। क्या होगा, वाष्प दाब, वो वहां पर है। अगर डाल्टन के हिसाब से बात करें तो वो कुल दाब होता है। X क्या लिया मैंने यहां गुणा में, गुणा X, और X क्या है, घटक का मोलंश। जो पर्टिकुलर आप घटक काम में ले रहे हो उस घटक का मोलंश है। ठीक बात है, क्लियर है। तो देखिए मोल भिन्न दो तरीके से ज्ञात किया हमने। अगर द्रव अवस्था में पूछा जा रहा है तो क्या कहेंगे, मोल बटा कुल मोल। और अगर वाष्प प्रावस्था में पूछा जाएगा तो वाष्प प्रावस्था में लेना है PI बराबर P टोटल इंटू X, आंशिक दाब बराबर कुल दाब गुणा मोल भिन्न। ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे मोल भिन्न ज्ञात किया जाता है। कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलो एक चीज और जो जनरली हमारे कई बार इस जगह यूज में आ सकती है,
नोट लगा कर लिख सकते हो आप। ये फॉर्मूला वैसे काम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए मोल परसेंटेज, क्या पूछा जाए, मोल परसेंटेज पूछ ले किसी प्रश्न में कि कितने प्रतिशत मोल होंगे, तो जब मोल परसेंटेज पूछा जाए तो वो मोल परसेंटेज होता है x इंटू 100 के बराबर। मोल परसेंटेज किसके बराबर होता है, x इंटू 100। मतलब किसी भी घटक का मोल प्रतिशत पूछा जाए तो उस घटक के मोल भिन्न को किससे गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देना है, आपके पास उसका मोल प्रतिशत आ जाएगा। ठीक बात है। चलिए मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने प्रश्न दिया मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं और मोल फ्रैक्शन का मैंने आपको क्वेश्चन दिया 46 ग्राम एथेनॉल C2H5OH तथा 1000 ग्राम H2O से बने विलयन का मोल भिन्न ज्ञात करो। प्रश्न क्या दिया मैंने आपको, 46 ग्राम एथेनॉल और 1000 ग्राम H2O से बने विलयन का क्या ज्ञात करना है, मोल भिन्न ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहली चीज कैसे सोल्व करना है, यहां आपको ग्राम में मात्रा दी हुई है तो पहले ग्राम में मात्रा को मोल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मोल भिन्न किसके बराबर है, मोल बटा कुल मोल के। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा इसमें C2H5OH के मोल, ठीक बात है, और मोलों को मैं ऐसे लिख दूं क्या, NC2H5OH, N से रिप्रेजेंट कर दूं। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा अपॉन में अणुभार, यही होगा। तो ग्राम में मात्रा कितनी है 46, अणुभार कितना है 46, मोल कितने आ गए 1। फिर चलो H2O के मोल मतलब NH2O, बोलो कितना लिखूं, वही ग्राम में मात्रा और यहां क्या ले लूं, अणुभार, कितने के बराबर हो गया, बोलो 1000 अपॉन में 18, 16 आउट करूंगा तो कितना आया 55.5। ठीक बात है। ये तो मैंने निकाल लिए मोल, क्या निकाल लिए, मोल। पर यहां मेरा काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि मुझे मोल भिन्न ज्ञात करना। तो जब मैं मोल भिन्न ज्ञात करूंगा, मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या दिया, मोल अपॉन में कुल मोल। तो देखो मोल भिन्न को x से लिख दूं क्या, x C2H5OH, मतलब एथेनॉल का मोल भिन्न निकालना है। एथेनॉल का मोल भिन्न क्या हो गया, मोल अपॉन में कुल मोल। एथेनॉल के मोल कितने हैं, 1, अपॉन में कुल मोल कितने हैं, 1 + 55.5 है क्या, 1 + 55.5, बोलो कर सकते हैं क्या, 1 + 55.5, 1 + 55.5 का मतलब हो गया 1/56.5, और 1/56.5 आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 0.0196, कितनी आएगी, लगभग 0.0196 आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। तो ये मोल भिन्न किसका आ रहा है, इसका। अब देखो XH2O, ये एक का हो गया, अब किसका निकालना है, H2O का। H2O के मोल कितने हैं, बोलो 55.5, ये लो 55.5, अपॉन में कुल मोल कितने हैं 56.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास आया लगभग 0.98, ये H2O का मोल भी नहीं। अगर आपने बिल्कुल सही किया है तो उसको चेक करने का तरीका है, मैंने कहा सभी घटकों के मोल भिन्नों का योग लगभग 1 होगा, यह इकाई के बराबर होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आपने सही किया है नहीं, दोनों को ऐड करो 0.019 और 0.98, 999.0, तो कितना आ रहा है 0.99, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना हो रहा है 1। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।